है ना। अब अगला चरण ये है कि हमारे चुने हुए नेता शुद्ध रूप से जो है 42% आपराधिक चरित्र के लोग हैं। जो पार्टियां इनको टिकट बांट रही हैं वो पैसे देके आपराधिक चरित्र के लोगों को चयनित कर रही हैं। दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को प्रेफरेंस दे रही हैं, जो अपने वर्कर्स हैं उनको भाड़ में झोंक रही हैं, और दूसरे पार्टियों के लोगों को फड़ बिछा के भिखारियों की तरह ले रही हैं। जो व्यक्ति आपकी पार्टी में आ रहा है वो अपने स्वार्थ से आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने भविष्य के इसमें आ रहा है, उसको लग रहा है वहां उसकी लुटिया डूब रही है तो यहाँ आ जाओ भाई। बिल्कुल तो वो शुद्ध लाभ के लिए आ रहा है, उसकी आपसे कोई जो है ना हमदर्दी नहीं है। नहीं, हाँ या नहीं? बिल्कुल सत्य बात है। ये आप इस बात से कुछ कुछ सहमत है मुझसे? बिल्कुल सहमत हूँ, है ना? एकदम 100%। ठीक है, तो अब अपन जो है अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं कि हमारे चुने हुए नेता जो कि जैसे भी हों, ठीक है ना, चाहे वो अपराधी हों, चाहे वो दूसरे पार्टियों से अपने लाभ के लिए यहाँ आए हों, चाहे उन्हें जो है इस बात के लिए टिकट दिया गया है कि वो किसी नेता के बच्चे हैं, राइट, जो भी कारण हो, लेकिन चूंकि हमारे वोट से जीते हुए हैं तो हमारे प्रतिनिधि हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा प्रतिनिधि हमारी बात ना तो पार्लियामेंट में कह पा रहा है, ना पार्लियामेंट के बाहर कह पा रहा है। ठीक बात है। ठीक है ना। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप के कारण नहीं कह पा रहा है, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन के कारण नहीं कह पा रहा है। चूंकि आपराधिक चरित्र के बौने लोग नेता हैं, इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, तो ये इसी बात से खुश हैं कि इन्हें जो कुछ मिल जा रहा है कहीं वही ना डूब जाए। तो वो चाहे अपराधी हों, चाहे दूसरे लोगों को बहुत बलशाली दिख रहे हों और बहुत प्रभावशाली दिख रहे हों, लेकिन सही मायने में राजनीतिक तौर पे वो पूर्णतया डरे हुए घटिया लोग हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? मैं थोड़ा सख्त भाषा का यूज कर रहा हूँ, लेकिन यदि हम उन शब्दों का चयन डेलिबरेटली नहीं करेंगे तो शायद जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बात हम कह ही नहीं पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही। तो मैं कठोर शब्दों के यूज करने के लिए थोड़ा क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि सहमत हूँ, मैं आपकी शब्दावली से भी सहमत हूँ। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली कानून तो हमारे प्रतिनिधि ही बनाएंगे, राइट, और प्रतिनिधि भी नहीं बनाएंगे, ये पार्टी बनाएगी, राइट, और ये पार्टी अपने मंसूबे के लिए आई है, अपने काम के लिए आई है, अपने हितों के लिए आई है। वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं और वो अपने हितों को साध रही हैं, और बहुत सारी कंपनियों का तो जो है बागडोर किसी विदेशी हाथों में भी है, राइट, राइट। यदि आप ताशकंद फाइल देखें तो उसमें किसी को $2 मिलियन देने का उल्लेख है। हाँ, $2 मिलियन आज की तारीख में कोई ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जैसे लोग 2 मिलियन से खरीदे जा सकते थे। तो भारतीय तो बिकाऊ हैं, ठीक है ना। हमें ये बिकाऊ व्यवस्था जो है अस्थिरता से स्थिरता के बारे में हम आगे फिर बात करेंगे, लेकिन अभी इस बात पे बात करते हैं कि हम यह परिवर्तन कैसे लाएं। इसका मतलब है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे संवाद और हमारी बात का माध्यम नहीं हो सकते हैं। ये बात तो आप मान गए हैं क्या? बिल्कुल मान गए। इसका मतलब है कि अब हमें संवाद का तरीका कुछ दूसरा निकालना होगा। तो एक तो जो है ना वो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा है, मक्कारी करो, बदमाशी करो, तोड़फोड़ करो, रेल लोको करो, चक्का जाम करो और रातों रात नेता बन जाओ। एक तरीका वो है, राइट, वो घटिया तरीका है, देशद्रोही तरीका है। दूसरा तरीका जो है, जो क्राइम फ्री भारत प्रमोट कर रहा है, और ये तरीका हमने चुराया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से। बिल्कुल ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय थाली बजाई और दीपक जलाया। मुझे लगा कि ये बहुत विजिबल तरीका है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी हम चुनाव में कह रहे थे कि खर्च विहीन चुनाव होगा, ऐसे ही खर्च विहीन जो है सकारात्मक संवाद भी संभव है। बड़ी बात है, सब थाली बजा के, चम्मच गिलास बजा के उन्होंने पूरे देश को स्थिर कर दिया था। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा प्रैक्टिकल था। अरे हम तो उन्हीं को स्थिर कर देंगे, आप चिंता काहे कर रहे हो? हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्थिर करेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। ये बात तो है, ठीक है ना। तो अब जो है हमें क्या करना होगा, हमें संवाद सरकार से स्थापित करने के लिए चिंतित नहीं होना होगा।
देखो, जब भी हमारा वेद क्या कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई आपत्ति आती थी तो हमारे लोग जो है तपस्या करके वरदान लेते थे। उन्हें वरदान में ब्रह्मास्त्र मिलते थे, बहुत सारे वरदान मिलते थे कि नहीं मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे। तो हमें वो वरदान हासिल करना पड़ेगा, और ये डेमोक्रेसी में वो वरदान है पब्लिक से जुड़ाव। तो हमारे सब लोग जो है संगोष्ठियां करें, राइट, गली गली में वो हर व्यक्ति जो है ना अपने प्रभाव क्षेत्र में, चाहे 4 लोग हों चाहे 10 लोग हों। मैंने सर इस बार जो है 26 जनवरी के कुछ आपको जो है वीडियोस भेजे थे। हाँ हाँ, आपने देखे? नहीं, मुझे दोबारा भेजना पड़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो डिलीट भी हो जाते हैं। दोबारा भेजेंगे तो फिर मैं देखूंगा। भारत के ग्रुप में भी डाला था। मैं देखता ही नहीं। कार्य किया वो कितना उत्कृष्ट था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्रयास थे वो। अच्छा, लेकिन आप मुझे दोबारा भेजिए वो, यदि मुझे वो ठीक, हाँ, यदि मुझे वो ठीक लगेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे भी उसे अपलोड करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या किया, हाँ, यहाँ पर एक संस्कार केंद्र, क्योंकि देखिए ट्यूशन क्लासेस तो बहुत लोग चला रहे हैं। हाँ हाँ, हम ट्यूशन क्लासेस नहीं चलाते। हाँ हाँ, हमने छोटे बच्चों के लिए एक संस्कार केंद्र चालू किया। ओके, ठीक है। उस संस्कार केंद्र में मेरी मिसेज उसमें बच्चों को सपोर्ट करती है, और उन्होंने मुझसे कहा कि 26 जनवरी का कार्यक्रम बच्चों के लिए करें क्या? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। कुछ लोगों ने उस बीच में उसका बहिष्कार भी किया कि कोरोना आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा। तो हमने कहा देखिए दिल्ली में भी जो है 26 जनवरी मनाई जा रही है, ठीक है, दूसरी जगह भी। अगर हम कोरोना के नियमों का पालन करें तो 26 जनवरी भी मनाई जा सकती है, हर त्योहार मनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ा दुराई में रहें। और हम तो कह रहे हैं कोरोना जो है इटसेल्फ इज ए बिग कॉन्स्पिरेसी विद दिस नेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि जब कोरोना का आरएनए यदि नींबू के रस से मर रहा है तो इस देश के निर्णय लेने वाले लोग को चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक बात है। जिसके लिए मैंने डॉक्टर पांड्या से बात की, जयदीप भटनागर से बात की, जिन्होंने जो है झूठी पीआईबी की रिपोर्ट बनाई कि कोरोना तो जो नींबू का रस वो तो कोरोना से भी ज्यादा घातक है। तो मैंने कहा भाई साहब, कोरोना से तो प्रतिदिन 10-10 हजार लोग मरे हैं, नींबू के रस से तो एक भी नहीं मरा। बोले नहीं सर, एक मरा है। मैंने कहा वो भी झूठा है। एक कर्नाटक के टीचर को जो है इन्होंने कहा कि साहब उसने नींबू का रस डाला, रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो हमने कहा कि क्या ये कोई विष है जो आपने डाला और उसकी मौत हो जाए? तो संभव ही नहीं है। हमारी पार्टी जो है उसकी पत्नी और उसके भाई से संपर्क किया, वहां के लोकल न्यूज़पेपर में भी वो बात बहुत जोर से छपी, और ये बताया गया कि वो लो ब्लड प्रेशर का मरीज था और वो जो है हार्ट अटैक से कारण उसकी डेथ हुई है, कोरोना उसको हुआ ही नहीं था। तो इनके पास ले दे के एक झूठा केस था, और इनको वो नहीं दिख रहे थे कि रोज जिसमें 10-10 हजार लोगों को मारा गया है। और आप ये देखिए कि इन्होंने खुद इस बात को कहा है, आप याद करिए, कहा कि नहीं कहा कि 85% लोगों को कोरोना कुछ नहीं करेगा, राइट? लेकिन उस 85% के लोग भी मर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन 85% लोगों की इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने के लिए काफी थी। इन्होंने तो स्टेरॉइड देके आपकी इम्यूनिटी को ही सुला दिया। तो जिन लोगों को नहीं मरना चाहिए था वो भी मर गए। एक परिवार से 4-4, 5-5 लोग मरे हैं। इट इज ए क्रिमिनल एक्ट। दवा कंपनियों ने बहुत प्रैक्टिकल किया और बहुत अपने जो है उन दवाइयों को बेचा जिन दवाइयों का कहीं किसी से कोरोना से लेना देना ही नहीं था। अब आप ये बताइए कि जब एंटीबायोटिक से कोई भी वायरस नहीं मरता है तो आपने जो है ना इतने हैवी और खतरनाक एंटीबायोटिक क्यों दिए, जिसमें से कुछ एंटीबायोटिक सुसाइडल टेंडेंसी करते थे? आप रिसर्च करिए तो जाने कितने लोग जो है ना अस्पताल से कूद के आत्महत्या कर लिए हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दैट एंटीबायोटिक। उसमें से एक ऐसे एंटीबायोटिक था जिससे डिप्रेशन होता था। आज लोग एक ही साल पहले जो है ना कोरोना से बाहर आ गए हैं, दे आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। दे आर ससेप्टिबल टू लॉट मेनी नाउ डिसीजेज ऑन अकाउंट ऑफ द हैवी एंटीबायोटिक दे हैव कंज्यूम्ड। और चूंकि उनमें से जो मरने वालों में से बहुत सारे लोग 85% वाले थे जिनको कोरोना मारने की औकात ही नहीं रखता था, वो भी इसलिए मर गए क्योंकि हमारे डॉक्टर ने अज्ञानता बस उनको स्टेरॉइड दे दिया और स्टेरॉइड के कारण उनकी इम्यूनिटी सो गई। तो अब कोरोना से लड़ने के लिए तो कोई बचा ही नहीं ना। बिल्कुल सही बात है। जो फंगस हम और आप जो ना धोखे से जाने कितनी बार खाए हैं, मुझे मालूम नहीं आपने खाया कि नहीं खाया, लेकिन मुझे तो ऐसे 50 केस याद हैं कि हमने जो है ना ब्रेड खा लिया और बाद में दूसरी ब्रेड में देखा तो साला फंगस दिखाई दे गया सर। ढेरों बार तो पेट के अंदर ही चला गया है। बिल्कुल ढेरों बार ऐसा हमारे साथ हुआ है, अनगिनत। अच्छा,
तो वो फंगस हमारा जो कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सो रही थी, उसने ही साला हमको मार दिया। उसने हमारी आंखों को जो ना फुला दिया। क्यों? क्योंकि वो फंगस को से लड़ने के लिए आपके पास कोई बचा ही नहीं था। बिल्कुल सही। तो जो कोरोना में भी मौतें हुई हैं, तो जो आप कोरोना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि नंबर 1, 10,000 की संख्या में लोग मरे हैं। ये इट इज ए अनप्रेसिडेंटेड डेथ। एक एक परिवार से 4-4, 5-5 लोग मरे हैं। हाँ, और हमारे लोगों ने 536 ऐसे केसेस को हैंडल किया, जिसमें से ढेर सारे मीडिया वाले भी थे, जिनके वीडियो वगैरह भी, ऑडियो भी हमने जारी किए थे, जिनकी ऑक्सीजन लेवल 50-55 के आसपास थी। 3 दिन के अंदर वो 99 में पहुंच गए, ना उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, ना कहीं जाना पड़ा। बताइए, बहुत बड़ी बात है। तो और हमने खुद इस बात की रिसर्च की है कि कोरोना का आरएनए नींबू के रस से मर रहा है, टोटली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, आरएनए का स्ट्रक्चर टूट जा रहा है, वो विशिएट हो जा रहा है, राइट। हमने इस बारे में डॉक्टर पांड्या से बात की। डॉक्टर पांड्या जो है इज ए ICMR चीफ फॉर द दिस कोरोना। क्या बात है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, ऐसा ऐसा हमने रिसर्च किया है। वैसे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी 4 पत्र लिखे हैं, लेकिन अब मेरी कौन सुनेगा, मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसमें कुछ करिए, ठीक है ना। तो बोले साहब हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि बड़ा आसान सा काम है, पूरे हिंदुस्तान की RT-PCR लेबोरेटरीज आपसे जुड़ी हुई हैं। आप उनको एक सिंपल सा एक मैसेज दे दीजिए कि जो RT-PCR पॉजिटिव सैंपल आए, उसमें 1 बूंद नींबू की डाल के दोबारा टेस्ट कर लें, वो आरएनए टूटने का मिल जाएगा, दैट सैंपल विल गेट विसिएटेड। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। क्या बात। जानते हो क्या बोला मुझसे? बोला सर मैं तो नहीं कर सकता हूँ ये, डू यू नो दैट हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। मैंने कहा यदि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो मिस्टर डॉक्टर पांड्या, प्रोटोकॉल के नाम से जो आप रोज बदल रहे हो, रोज आप फतवा जारी कर रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आ रही है कहते हुए कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। मतलब जो है नेचुरल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करके अपन केवल कंपनी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, वो जो लॉजिक दे रहे हैं कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो फिर आप प्रोटोकॉल क्यों जारी कर रहे हैं। आप अपने प्रोटोकॉल को जो है कन्विंस करते हुए जो ना शासन को भेजो, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट यदि एग्री करेगा तो जारी करेगा, नहीं तो नहीं जारी करेगा। आप सीधे कैसे जारी कर रहे हैं। आपने तो हमसे यही कहा ना कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपने और कोई लॉजिक तो नहीं दिया मुझे, राइट। जब हमने मिस्टर जयदीप भटनागर, जिन्होंने PIB की वो रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब नींबू का रस तो कोरोना के वायरस से भी घातक है, वो तो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। वो उनका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इट इज अवेलेबल ऑन क्राइम फ्री भारत। अच्छा, हाँ, उसको चेक करिए। हमने जो है ना उनकी वो पूरी उसको अपलोड किया था, बिकॉज आई वाज सो एंग्री, सो आई अपलोडेड इट। अच्छा, हाँ, तो उसको आप देखिए, इट इज अवेलेबल। तो आप वर्बेटम क्या बात हुई, क्या सुना उन्होंने, उनकी कैसे बोलती बंद हुई, ये सब आप खुद सुन पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये कह रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक वैक्सीन 1200 रुपए की आ रही है, 137 करोड़ लोगों को यदि हम वैक्सीन देते हैं तो हमें 17 लाख करोड़ चाहिए। बिल्कुल चाहिए। उसकी इफिकेसी 100% डाउटफुल जो है, वो खुद ही कभी 60 कहते हैं, कभी 70 कहते हैं, भगवान जाने। कभी कहते हैं साहब 2 बार वैक्सीन लगने के बाद फिर जो है ना आदमी मरेगा नहीं। हमें तो कम से कम 600-700 ऐसे डॉक्टर्स मालूम हैं जो दोबारा वैक्सीन में हो चुके थे, लेकिन वो भी मर गए। बिल्कुल मरे। ठीक है ना। डॉक्टर्स, इतने तो डॉक्टर्स हैं, आम लोग तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो फिर जो है 17 लाख करोड़ रुपए हमें हर 6 महीने में चाहिए, क्योंकि बूस्टर डोज, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर बूस्टर डोज। और जब यदि नींबू के रस से कोरोना का आरएनए टूट रहा है, और ये चीज जो है 1 दिन में सत्यापित हो सकती है, बिकॉज सभी RT-PCR लैब्स आपसे जुड़ी हुई हैं, तो धर्म संकट क्यों, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप बहुत ही डरे हुए हैं तो इन एडिशन जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नींबू का रस भी डाल लो, मैं गारंटी लेता हूं कि नहीं मरेगा वो। तो अब इतने डरे हुए चरित्र के लोग हैं, तो अब इन्हें विवश करना पड़ेगा, राइट। तो अब विवश करने का तरीका क्या है कि हम अपनी शक्ति, जैसे कि पहले था कि आप तपस्या करिए, और तपस्या करके आप जो है शक्ति को हासिल करिए, ठीक है ना।
तो अभी की शक्ति क्या जनता से आएगी? ये शक्ति क्या है कि लोगों को जोड़िए और उनको उनकी बात समझिए, उनको उनके मन की बात के आधार पर जो है अपनी प्रायोरिटी तय करिए और शासन को समय सीमा देते हुए उसे कराइए। कहिए कि अब लेजिस्लेचर जो है वो 5, 6, 8 दिन नहीं चलेगा, अब जो है 2024 तक पूरे 365 दिन चलेगा। सही बात है, क्योंकि उसे बहुत सारे काम करना है, हर चीज पे बहस करना है। तो अब जो है जितने भी संविधान की गलतियां हैं उनको भी ठीक करेंगे, जो कानूनों की गलतियां हैं वो भी ठीक करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को भी अकाउंटेबल बनाएंगे, राइट। और ये बात क्या करना है, ये क्राइम फ्री भारत जनता की तरफ से कम्युनिकेट करेगा, जनता खुद कम्युनिकेट करेगी। उसे कैसे कम्युनिकेट करेगी? थाली बजाएगी, दीपक बजाएगी और मैथिली शरण गुप्त का वीडियो चलाएगी। बहुत बढ़िया। अब यदि मान लो अज्यूम कर लें कि हम जो है सभी लोग अपने प्रभाव क्षेत्र का में प्रसारित करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम जल्दी ही 50 करोड़ तक पहुंच जाना चाहिए। यदि सभी लोग अपने प्रभाव क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से भिड़ते हैं और पूरी ईमानदारी से समझते हैं कि यही एक तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इस बौने सिस्टम से निपटने का और कोई तरीका नहीं है, इस आपराधिक तंत्र से निपटने के लिए और कोई तरीका नहीं है, इस हमारे दो यंत्र से और ये प्राइवेट कंपनियां जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनसे निपटने का और कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यदि और कोई तरीका कोई समझाएगा तो हम उसको भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत प्रभावी तरीका है। बिल्कुल। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल एग्री है, 100% है सर। तो अब इसके बाद यदि मान लो अब हमारी 3 रणनीतियां होंगी इसमें। पहली रणनीति होगी कि हम उनको टारगेट देंगे कि साहब ये हमारी प्रायोरिटी है और उसमें प्रायोरिटी में बिना खर्च वाले काम लेंगे, ठीक है ना। और वी विल स्टार्ट की सबसे पहले इसी बात को लेंगे कि साहब जो जॉर्ज पंचम के गान में वो राष्ट्रीय गान हमारा है, सबसे पहले उसे हटा दो, कोई पैसा खर्च नहीं होना है, एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए, राइट। आजाद हिंद फौज का जो जनगण मन का गाना है वो उसको अडॉप्ट कर लीजिए, उसकी जगह पे उसके बोल भी वही हैं, ठीक है ना। तो ये फिर दूसरा जो है ये नोटा वाला कर दें कि नोटा इज ए कैंडिडेट, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी हम पॉलिटिकल पार्टी वाली बात करेंगे तो वो सब उनके दिमाग में अभी घुसेंगे नहीं, वो बाद में कराएंगे, ठीक है ना। तो नोटा को कर दीजिए और नोटा से कोई हारेगा तो 15 साल का वनवास, यदि जमानत जब्त होगी तो 10 साल का वनवास, यदि पॉलिटिकल पार्टी का एक भी जो है ना कैंडिडेट नहीं जीतता है तो इट विल बी रिकॉग्नाइज फॉर 10 ईयर्स, पहले समाज सेवा करो, ठीक है ना। तो इस तरीके के जिसमें कुछ नहीं लगना है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को जो है ना थोड़ा सा संशोधन करके हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रहेगा कि अपराधी कानून के निर्माता नहीं होंगे, तो एक नियम बना दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन कर देंगे उसको, ठीक बात है, राइट। बिल्कुल सर, ठीक है ना। फिर जो है एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव की व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो है और यदि जल्दी मानने लगे तो फिर पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात करेंगे। तो पार्टी जो है विल बी देयर फॉर मॉरल ग्राउंड, मॉरल एजुकेशन, राइट, जिससे कि सही चरित्र के लोगों को पैदा करे, ठीक है ना। लेकिन वो जो है पार्टी के टिकट पे या पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ेगा, राइट। बिल्कुल। तो वो जो है फिर सब चीजें राष्ट्रित की होंगी। फिर देन द नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड दैट द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो मंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, एक बार वो मंत्री बन जाएंगे तो वो उनका टेन्योर सुरक्षित रहेगा, वो लेजिस्लेचर के प्लेजर पर उनकी मेजॉरिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। संविधान में वैसे भी कहीं ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटिव अपना पूरा समय कंप्लीट करेगा एक्सेप्ट एज पर द डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज अच्छे ढंग से बना लीजिए, जिससे कोई गलत काम करने वाला यदि धोखे से इलेक्ट हो जाए तो वो उस क्लॉज के तहत बाहर निकल जाए, ठीक है ना। लेकिन यदि नहीं है तो वो पूरा टेन्योर रहेगा, तो वो पूरे समय काम पे फोकस करेगा। हमारी जो लेजिस्लेटर है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो कानून का ड्राफ्ट लेके जाएगी लेकिन बैठ के पास नहीं करा सकती, राइट। वो लेजिस्लेचर उस पर बहस करेगी एक एक क्लॉज पे। अभी हमारी पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब हमारी समस्या है कि पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, 19 घंटे में 21 एक्ट पारित होते हैं। तो भैया ये एक्ट कौन बना रहा है? लेजिस्लेचर तो नहीं बना रहे हैं,
सही बात। तो कौन बना रहा है भाई? ये फिर ये प्रजातंत्र कैसे है जहां का कानून कोई दूसरा बना रहा है? बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ा इशारा है, बड़ी बात है कि नहीं है? डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल एग्री है सर। फोन काफी सारे आने लगे हैं। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहाँ वो करते हैं और आप भिड़िए और मुझे ब्रीफ करिए कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक बहुत सशक्त जो है क्राइम फ्री भारत का नुमाइंदा मानता हूँ। मैं कुछ वीडियो भेजता हूँ, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ मैं सक्रिय हूँ। चलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और एज यूजुअल जो अपना वार्तालाप है ये क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगी, ये मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।